मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है यूरोप, यूरोपियन कंट्री। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप की। और यूरोप का नाम सुनते ही सबके जहन में आता है यूरोप एक अमीर तरीन कंट्री है। यूरोप का जो क्षेत्र है बहुत ही अमीर है। लेकिन यूरोप का एक क्षेत्र जो ऐसा है जो आज भी बेहद गरीब है और तरक्की कर रहा है। तो यूरोप के बारे में अगर आप देखना और सीखना और समझना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप इतना गरीब क्यों है और वेस्ट यूरोप इतना अमीर क्यों है, ये सब समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। यूरोप का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन से शहर आते हैं? आई एम प्रीटी श्योर ज्यादातर लोगों के माइंड में पेरिस, लंदन, बार्सिलोना या फिर रोम का ख्याल आया होगा। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके जहन में बेलग्रेड, सोफिया, मिन्स्क या किशिनाव का नाम आया होगा। हालांकि ये शहर भी यूरोप में ही है। यही वो चीज है जो यूरोप को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक है ईस्टर्न यूरोप और दूसरा है वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप अपनी अमीर और वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज की वजह से जाना जाता है, जहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा $68,000 के करीब है। बट वहीं ईस्टर्न यूरोप में जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $14,000 है। इसी तरह अगर हम जीएनआई पर कैपिटा, जो कि एवरेज एनुअल इनकम बताता है, उसको मैप करें तो ये रेड कलर्ड एरिया वो है जहां पर लोएस्ट इनकम लेवल्स हैं और ग्रीन कलर्ड वो हैं जहां पर हाईएस्ट इनकम लेवल्स हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सारे हाई इनकम एरियाज वेस्ट यूरोप में हैं, जबकि लो इनकम एरियाज ईस्ट यूरोप में हैं। यूरोप एक ना नजर आने वाली इकोनॉमिक लाइन से डिवाइडेड है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से 1 इंच भी चेंज नहीं हुई। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? एक ही कॉन्टिनेंट होने के बावजूद ईस्ट और वेस्ट यूरोप में इतना डिफरेंस क्यों है? इस डिवाइड के पीछे यूरोप की हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी का बहुत ही बड़ा रोल है। वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ईस्टर्न यूरोप इतना गरीब और वेस्टर्न यूरोप इतना अमीर कैसे हुआ। दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होने के बावजूद यूरोप 20th और 21st सेंचुरी का सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट रहा है। आज भी बहुत सी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स यूरोप में ही हैं और इसीलिए यूरोप का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बहुत होल्ड है। यूरोप का मैप देखें तो इसके साउथ में मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है और वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में ही मौजूद आयरलैंड और आइसलैंड भी यूरोप का ही हिस्सा है। इवन ग्रीनलैंड भी कल्चरली और पॉलिटिकली यूरोप का ही हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल्चरली, रिलीजियसली और जियोग्राफिकली एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद ईस्ट और वेस्ट यूरोप की तरक्की में इतना डिफरेंस क्यों है? इसकी सबसे पहली वजह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 80 साल पीछे, जब वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद यूरोप का मैप कुछ इस तरह से दिखता था। ग्रीन कलर वाले बेसिकली वो यूरोपियन कंट्रीज थे जिनमें डेमोक्रेसी थी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, जबकि रेड कलर वाले सब कंट्रीज वो थे जो या तो डायरेक्ट सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थे या फिर वो सोवियत की कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में थे। सोशलिज्म या जिसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी कहते हैं, वो बेसिकली ये थी कि किसी भी कंट्री के सारे रिसोर्सेज, बिजनेसेस और जमीन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए और इस तरह बजाय इसके कि सिर्फ कुछ लोग अमीर हों, सोसाइटी में मौजूद हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिटर्न मिलना चाहिए। तो बेसिकली हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग ये सब के लिए इक्वल होनी चाहिए। अब इस आइडियोलॉजी का मसला ये था कि लोगों के पास बिजनेस करने या कुछ नया इन्वेंट करने का इंसेंटिव नहीं था, बिकॉज सारे प्रॉफिट और रिटर्न पर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल था। जो भी बिजनेस आप करोगे उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी और वो उस प्रॉफिट को लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो फिर एक इंसान क्यों ज्यादा मेहनत करे जब सबको मिलना एक जितना ही है? इसके ऑपोजिट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लोगों को ये आजादी दी गई कि वो अपनी मर्जी से बिजनेस करें, प्रॉफिट कमाएं और गवर्नमेंट का इसमें बस इतना स्टेक होगा कि बिजनेसेस अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में देंगे। दैट्स इट। अब ये वो टाइम था जब वेस्टर्न यूरोप के लोग बहुत ही कम ईस्टर्न यूरोप में आते थे और ईस्टर्न यूरोप के लोगों का माइंडसेट भी ये था कि वेस्टर्न यूरोप एक इवल कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और इसलिए वो भी वहां नहीं जाते थे। लेकिन 1945 से 1991 के इस अरसे में वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की बेसिस पर इंडस्ट्रीज लगाता हुआ ईस्टर्न यूरोप से बहुत आगे निकल गया। फिर 1991 में कम्युनिज्म के कोलैप्स के साथ ही सोवियत यूनियन भी टूट गया और सोवियत कंट्रोल में रहने वाली ये सारी यूरोपियन स्टेट्स भी आजाद हो गई। मगर आज 30 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी यही ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप से इकोनॉमिकली बहुत पीछे है। लेकिन क्यों? असल में इसमें एक बहुत बड़ा रोल ईस्टर्न यूरोप की ज्योग्राफी का भी है। ईस्टर्न यूरोप की ज्योग्राफी दरअसल दो एक्सट्रीम्स के बीच है। एक तरफ यूक्रेन, पोलैंड और बेलारूस की फ्लैट जमीन है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल है, मगर दूसरी ही तरफ दुश्मनों के लिए इन फ्लैट कंट्रीज पर अटैक करना बहुत ही आसान है। यही वजह है कि ये तीनों कंट्रीज हमेशा से यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट सेंटर रहे हैं। पोलैंड तो शायद यूरोप का मोस्ट इन्वेडेड कंट्री भी है, जिसे हर एम्पायर ने निशाना बनाया है, चाहे वो स्वीडन हो, ऑटोमन एम्पायर हो या फिर सोवियत यूनियन। पहाड़ ना होने की वजह से बाहर से दुश्मनों के लिए इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में घुसकर लूट मार
करना हमेशा से ही आसान रहा है और इसीलिए इतनी फर्टाइल जमीन होने के बावजूद हिस्टोरिकली ये मुल्क अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से ज्यादा फायदा नहीं उठा सके, बिकॉज बाहर से आने वाले दुश्मन हर कुछ अरसे बाद हमला करके इन्हें बर्बाद कर देते थे। लेकिन दूसरी ही एक्सट्रीम पर साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये बल्कन कंट्रीज हैं, जहाँ पर इतने पहाड़ हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हमेशा से ही बहुत मुश्किल रहा है और इसीलिए ये ईस्टर्न यूरोप में सबसे बैकवर्ड्स हैं। अगर हम पीस और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ईस्टर्न यूरोप बहुत वॉलेटाइल रहा है। 1991 से यूरोप में होने वाले सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ईस्टर्न यूरोप में ही हुए हैं और इस चीज ने न सिर्फ इन कंट्रीज की इकोनॉमीज बल्कि इनके इमिग्रेशन रेट्स को भी बहुत अफेक्ट किया है। सबसे पहले तो युगोस्लाविया की वॉर में लाखों लोग बल्कन कंट्रीज को छोड़कर वेस्टर्न यूरोप की तरफ गए, जिससे इधर स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई। और फिर अभी रशिया यूक्रेन वॉर में भी दोनों कंट्रीज से मैसिव इमिग्रेशन हुई है, जिसने एक बार फिर ईस्टर्न यूरोप के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लेकिन अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं जो ईस्टर्न यूरोप की ज्योग्राफी को अनफेवरेबल बनाता है तो वो है समुद्रों की एक्सेस। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्हें हर तरफ से समंदर लगता है। नॉर्थ ईस्ट में बाल्टिक सी, वेस्ट में नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन और फिर साउथ में मेडिटेरेनियन सी। यही वजह है कि 16th सेंचुरी में इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को मौका मिला कि वो इन समुद्रों के जरिए ट्रेड रूट्स और नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करें और फिर वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाएं और फिर उन कॉलोनीज के रिसोर्सेज लूट कर वापस लाएं। कुछ ऐसा ही ब्रिटिश, स्पेनिश और फ्रेंच एम्पायर्स ने किया था और इसीलिए दुनिया की 40% वेल्थ इन 3 एम्पायर्स के कंट्रोल में थी। ये समुद्रों को एक्सेस ही वो वजह थी जिसके जरिए ऑटोमन एम्पायर ने भी कई 100 साल दुनिया पर हुकूमत की थी। उस जमाने में जिस कंट्री का भी अपना पोर्ट होता था उसका मतलब होता था कि वो एक बहुत पावरफुल कंट्री है। अब जहां वेस्टर्न यूरोप समुद्रों के जरिए वर्ल्ड ट्रेड कंट्रोल कर रहा था, वहीं ईस्टर्न यूरोप एक किस्म का लैंड लॉक था और इस ग्लोबल ट्रेड से ऑलमोस्ट कट ऑफ था। जिन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ समुद्र लगता भी था वो ऐसे हिस्से में थे कि वहां से बाकी दुनिया को जाने के लिए चोक पॉइंट से गुजरना पड़ता था। जैसे पोलैंड और इन सारे कंट्रीज को अटलांटिक ओशन में आने के लिए डेनिश स्ट्रेट से गुजरना पड़ता था और क्योंकि ये स्वीडन और जर्मनी के कंट्रोल में था तो वो यहाँ से गुजरने की फीस चार्ज करते थे। इसी तरह साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजरना पड़ता था जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और इवन ये स्ट्रेट क्रॉस करके भी आगे अटलांटिक ओशन में जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करना होता था जो अगेन कभी मुस्लिम्स, कभी स्पेनिश और कभी ऑटोमन एम्पायर्स के कंट्रोल में रहा था। तो ईस्टर्न यूरोप सी ट्रेड के लिए बहुत हैवीली वेस्टर्न यूरोप पर डिपेंडेंट था और फिर आगे चलकर वेस्टर्न यूरोप को एक और बहुत बड़ा नेचुरल एडवांटेज ये मिला कि 20th सेंचुरी में नॉर्थ सी में ऑयल और गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स भी डिस्कवर हो गए। इन रिजर्व्स ने ही नॉर्वे, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स और जर्मनी को 21st सेंचुरी का पावर हाउस बना दिया, जबकि दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी वेस्टर्न यूरोप जितना लकीन नहीं था और यहाँ पर सिवाय फर्टाइल लैंड के और कोई खास नेचुरल रिसोर्स के रिजर्व्स भी डिस्कवर नहीं हुए। बट ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न यूरोप बहुत ही डिप्राइव्ड है। यहाँ पर स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतनी जबरदस्त है कि अगर कम्युनिज्म ना आया होता तो शायद ईस्टर्न यूरोप दुनिया की फूड बास्केट होता। गो के 1991 में ये कंट्री सोवियत यूनियन से अलग हो गए थे, मगर कम्युनिज्म के आफ्टर इफेक्ट्स कई साल इन पर रहे। सिर्फ पोलैंड, चेक रिपब्लिक या रोमानिया कुछ डेवलप हो सके और उसकी वजह ये थी कि ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन गए थे। अब बाकी कंट्रीज यूरोपीय यूनियन के मेंबर क्यों नहीं बन सके? तो इसका जवाब ये है कि यूरोपीय यूनियन ज्वाइन करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनमें से एक बड़ी कंडीशन है लेवल ऑफ करप्शन। अगर हम यूरोप की टॉप 10 मोस्ट करप्ट स्टेट्स मैप करें तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि वो सब ईस्टर्न यूरोप में है। अब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न यूरोप करप्ट नहीं है, करप्शन वहां पर भी है, बट इट्स नॉट बियॉन्ड द लेवल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट्स और इसीलिए वेस्टर्न यूरोप आज तक दुनिया पर राज कर रहा है और हमारे सब कॉन्टिनेंट में आज भी हजारों नौजवानों का ख्वाब है कि वो किसी तरह यूरोप में चले जाएं, वहां के रेजिडेंट बन जाएं और उनकी फ्यूचर जनरेशन की लाइफ भी सेट हो जाए। सो ऑल इन ऑल ज्योग्राफी और कम्युनिज्म ये दो चीजें हैं जिन्होंने ईस्टर्न यूरोप को वेस्टर्न यूरोप जितना अमीर नहीं होने दिया। बट कहते हैं ना कि सबका एक दिन जरूर आता है और जो आज फर्श पर है वो कल तख्त पे भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही ईस्टर्न यूरोप के साथ भी होने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है पोलैंड, जो यूरोप का गरीब तरीन कंट्री रहा है, मगर आज वो बहुत तेजी से यूरोप की अगली सुपर पावर बनने जा रहा है। इसी तरह वेस्टर्न यूरोप की बहुत सी इकोनॉमीज बहुत तेजी से अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रही हैं और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आयरलैंड, जिसका जीडीपी पर कैपिटा लग्जमबर्ग के बाद पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है, मगर इस अमीर तरीन कंट्री के लोग अब इसे छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हो रहा है आयरलैंड में कि दुनिया की अमीर तरीन कंट्री में अब कोई रहना ही नहीं चाहता? वजह जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने आज की वीडियो के लिए कंसल्ट किया। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।